बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर आर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हमने डिफाइन करना है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी एटाइमोलॉजी को। एटाइमोलॉजी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेमिलियर भी होंगे इसके साथ। एटाइमोलॉजी होता है कि हम किसी भी जो वर्ड है उसका जो रूट वर्ड है जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। कि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसको जो है वो हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड कहाँ से जो है वो डिराइव किया गया है। तो माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है वो दो जो है ना वर्ड्स का मिक्सचर है, ये एक माइक्रोस और एक बायोलॉजी। और माइक्रो जो है वो वर्ड माइक्रोस से डिराइव किया गया है जो कि एक ग्रीक का वर्ड है, और इसका मतलब होता है स्मॉल और स्लाइट, यानी छोटी चीज है कोई भी। और बायोलॉजी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी स्टडी है। तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी है। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं एक दफा। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या उसकी डेफिनेशन है। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिबल विद द नेकेड आई। यानी माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं उन तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो कि इतने छोटे होते हैं जो कि हमारी आम आंख से जो है वो दिखाई नहीं दे सकते। अब आपको पता है कि जो इंसानी आंख है वो बेसिकली कहाँ तक उसका जो डायमीटर जो कहाँ तक जो है वो चीजों को कैप्चर कर सकती है, जो कि लार्जर देन 40 माइक्रोन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं वो तकरीबन 2 माइक्रोन्स के राउंड अबाउट होते हैं। तो इस वजह से हमारे आंख के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो उन चीजों को जो है वो कैप्चर करे। तो इस वजह से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और ये बेसिकली जिस तरह माइक्रोस्कोप्स हैं उनके जरिए जो है वो हम करते हैं। अब इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्लूड है, तो इसके अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें आता है बैक्टीरिया, आर्काए हैं, ठीक है, वायरसेस है, फंजाई है, उसके बाद प्रायोन्स हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, और इन सब को मिला के हम कहते हैं माइक्रोब्स हैं। अब आपको प्रायोन्स के बारे में जो है ना वो नहीं पता होगा। प्रायोन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रायोन जो है वो एक एबनॉर्मल प्रोटीन होती है जो कि ब्रेन के अंदर जो है वो पाई जाती है, और जो फीटस के अंदर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कंटेंट का, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में जो माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस है उसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जो इम्पोर्टेंस है बेसिकली लिटिल ऑर्गेनिजम्स की, ये इसको इग्नोर तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो स्टडी करेगा माइक्रोबायोलॉजी को, तो वो क्या करेगा कि वो अगर एक डिजीज हो रही है तो उसको पता चलेगा कि डिजीज किस वजह से हो रही है, कौन से ऑर्गेनिज्म ये डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है वो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और डायग्नोसिस में भी वो उन ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का पता जो है वो हमें माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के बाद पता चलता है। उसके अलावा ये कि जो हाइजीन वगैरह का ख्याल रखते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है, उनसे प्रिवेंशन के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेजर्स जो हैं वो लेते हैं ताकि उन ऑर्गेनिज्म से बचा जा सके। अब कुछ जो है वो इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग में, बुलेट्स पॉइंट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर इन इन सेक्शंस में जो है ना वो बहुत ज्यादा है। कौन कौन से सेक्शंस है, जिस तरह के इंटेंसिव केयर नर्सरीज हैं, ठीक है, जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स हैं जहाँ पे डिलीवरीज वगैरह का प्रोसेस होता है। कम्युनिकेबल डिजीज वार्ड्स हैं जहाँ पे मेडिकल सर्जिकल जो है डिजीजेस को देखा जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं बारी बारी जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटेंसिव केयर नर्सरीज है, यानी जहाँ पे छोटे बच्चों को जो है वो रखा जाता है। तो वहाँ पे रेस्पिरेटर्स होते हैं, रेस्पिरेटर्स एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होती है। ठीक है, अम्बिलाइकल कैथेटर्स होते हैं, गैस्ट्रोस्टमी का प्रोसेस हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो है हमें ज्यादा प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है, कोई इन्फेक्शियस इंस्ट्रूमेंट ना हो,
या कोई कंटामिनेटेड जो है वो प्रोडक्ट ना हो, ताकि जो है वो बच्चों के अंदर इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स आ जाते हैं, जहाँ पे डिलीवरीज वगैरह का प्रोसेस होना होता है। तो वहाँ पे क्या है कि प्यूरपेरल एंड पोस्ट अबॉर्टल इन्फेक्शन जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से जो है वो उसका हाइजीन का जो है वो प्रॉपर तरीके से ख्याल ना रखें तो। और प्यूरपेरल इन्फेक्शन बेसिकली इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो कि एक जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन है, जो 42 डेज के अंदर जो है ना, यानी पोस्टमार्टम पीरियड जो है उसके 42 डेज के अंदर जो है वो हो सकता है इन्फेक्शन जेनिटल ट्रैक का। तो वो वाले इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं अगर हम जो है प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे। और इसके अलावा फ्लेबाइटिस और पेरिटोनाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्लेबाइटिस बेसिकली क्या होता है? फ्लेबाइटिस होता है कि वेन की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सरफेस ऑफ द स्किन जो है उसके नजदीक नजदीक वेन जो होती है आपकी, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब अगर आप प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो इन्फेक्शन जो है वो अंदर स्प्रेड हो जाता है, और उसकी वजह से फ्लेबाइटिस पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस आइटिस का वर्ड जो है वो बेसिकली जहाँ पे भी आ जाए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन को वो शो करता है। और तो पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होगा कि पेरिटोनियम की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो ये सारा कुछ जो है वो हो सकता है अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को इग्नोर करें, और इन्फेक्शियस जो है इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, और उससे इन्फ्लेमेशन वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं। उसके बाद जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज वार्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी जो है वो अगर हम एसेप्टिक टेक्निक्स यूज ना करें तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर्स आ जाते हैं, जो कि जहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्टेरिलाइजेशन का जो है वो ख्याल रखा जाता है। ठीक है, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, कोई भी कंटेमिनेटेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा जाता, क्योंकि वहां पे बेसिकली ऑपरेशंस होने होते हैं। ठीक है, इन्वेसिव प्रोसीजर्स होने होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ के चला जाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से कितना जो है वो नुकसान हो सकता है पेशेंट का। तो इस वजह से वहां पे फ्यूमिगेशन का प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। फ्यूमिगेशन का प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना कुछ फ्यूमिगेंट्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स या यूज करते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने वाले एजेंट्स होते हैं वो यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि वहां पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको किल कर देते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर वगैरह में फ्यूमिगेशन का प्रोसीजर किया जाता है ताकि जो पेशेंट है वो सेफ रह सके, और वहां पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर्स में भी हम माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है बर्न। बर्न यानी अगर कोई आपको बॉडी का कोई पार्ट जो है वो जल गया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपने उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना है। ठीक है, स्टेराइल टेक्निक्स यूज करनी है, वरना क्या हो सकता है कि वो वूंड जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और वो जो है मतलब ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि वहां पे भी एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करनी है, उसको भी जो है वो जर्म्स वगैरह से बचाना है। और बर्न वगैरह के जो यूनिट्स है वहां पे भी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो था कि हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस बतानी है, ये फॉलोइंग साइंटिस्ट हैं इनकी फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। तो आपने क्या करना है कि आपको मेन मेन बात जो है वो पता होनी चाहिए इनकी, कि अगर लेवनहुक ने क्या किया था, रेडाई ने क्या किया था, पास्टर ने क्या किया था, और कोच ने क्या किया था। आपको इनकी मेन मेन जो चीज है वो पता होनी चाहिए। बाकी जो है वो आप इनकी हिस्ट्री या जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाहें अपनी मर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लेवनहुक की बात करते हैं तो इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर जो है वो हम लेवनहुक को कहते हैं। इसने बेसिकली क्या किया था, इसने प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया दोनों को जो था वो डिस्कवर किया था। और कैसे किया था कि इसने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप जो थी वो यूज की थी, और उसके जरिए जो था इसने प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया को दोनों को जो था वो डिस्कवर किया था। और इसी तरह से इसने ऑब्जर्वेशन की, उनको डिस्कवर किया, और इस वजह से इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास रेडाई आ जाता है। तो रेडाई जो है इसका एक एक्सपेरिमेंट था, और इसने बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसको उसको अपोज किया था। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि ये इटालियन फिजिशियन था, नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट था, एक पोइट भी था। इसको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। इसने बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, इस वजह से एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का जो फाउंडर था वो ये था। इसने क्या किया था, इसके अलावा इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह रहे थे लेवेनहुक को, और इसको जो है हम एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का फाउंडर और फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
इसने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यानी उसने कहा था कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है ना, जैसे पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी दी थी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन बेसिकली होता है कि कोई भी चीज जो है ना वो खुद ब खुद जनरेट हो रही है, ठीक है, विदाउट कोई उसका पहले एंसेस्टर है, वो उसको छोड़ के नॉन लिविंग थिंग से ही जनरेट हो रही है, खुद ब खुद जो है ना उसकी जनरेशन जो है वो चल रही है या खुद ही वो जनरेट हो रही है। तो ये थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन इसने कहा था कि ऐसे नहीं होता, कोई भी चीज खुद से नहीं बन जाती। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो पहले उसका कोई एंसेस्टर होगा जिसने जो है वो फोर फादर्स होते हैं, जिसकी वजह से आगे से जो है ना उसकी नस्ल चलती है कोई। जैसे उसने मैगट्स की एग्जांपल दी थी, उसने कहा था कि ये बेसिकली फ्लाइज होती हैं, उनकी एक किस्म है। तो उसने कहा था कि अगर उनके एग्स होंगे तो उससे जो है ना वो मैगट्स निकलेंगी, अगर नहीं होंगे तो मैगट्स जो है वो जनरेट नहीं होंगी। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की एक थ्योरी थी। इसमें क्या कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एंड सच अ प्रोसेस वाज रेगुलर इन नेचर। यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ये कहती थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो नॉन लिविंग मटेरियल से खुद ब खुद जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा था कि इसने कहा था ऐसा नहीं होता, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मैगेट्स भी है ना, यानी अगर तो फ्लाइज होंगी, उनके एग्स होंगे, तो एग्स में से नई फ्लाइज निकलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो सिंपल जार रखा हो और जार के अंदर से जो है ना वो फ्लाइज जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएं। तो इस तरह नहीं होगा। अगर जार होगा तो जार के अंदर एग्स पड़े होंगे तो एग्स में से फ्लाइज निकलेंगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसने इस थ्योरी को जो था चैलेंज किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को, ठीक है। अब रेडाइन ने पब्लिश किया, एक बुक भी पब्लिश की थी, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस ऑन लिविंग एनिमल्स, जिसके अंदर उसने क्या किए थे, ड्राइंग्स वगैरह जो थी वो 100 पैरासाइट्स की जो थी वो बनाई थी, उनकी लोकेशंस को भी डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमारे पास पास्चर आ जाता है, लुइस पास्चर। तो पास्चर का आपको पता है कि पास्चर बेसिकली एक फ्रेंच केमिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। और इसको ज्यादातर हम जो है वो वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल्स की वजह से जो है वो ये जानना चाहता है पास्चर जो है। इसके अलावा फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, वो भी इसने बताया था। फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, और इसके अलावा जो है वो वैक्सीनेशन पास्चराइजेशन का प्रोसेस था, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। पास्चराइजेशन तो आप सबने पढ़ा होगा कि दूध को जो है वो गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और फर्मेंटेशन भी यही होता है कि हम किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए जो है ना वो लार्ज प्रोडक्ट्स को स्मॉल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन, जो दूध को गर्म करना हाई टेम्परेचर के ऊपर ताकि उसके अंदर से माइक्रोब्स वगैरह जो है वो सारे किल हो जाएं, तो ये दोनों प्रोसेस भी इसी ने बताए थे, ठीक हो गया। उसके बाद ये पास्चर की जर्म थ्योरी थी एक, जो कि बहुत फेमस है, 1860 में उसने दी थी। उसने कहा था कि अगर आपने एक फूड रखा हुआ है ना तो वो बाय द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उसको जो है ना वो कंटामिनेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो आपका खराब हो जाता है। और इसने भी ये कहा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया होते हैं पहले से वहां पे मौजूद, लेकिन वो इनविजिबल होते हैं, ठीक है, हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, और उसकी वजह से फूड जो है वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो इसने जो है वो पास्टर ने जर्म थ्योरी अपनी दी थी। इसके अलावा इसने क्या किया था, वैक्सीन डिस्कवर की थी 1879 में चिकन कोलरा के लिए। उसने कहा था कि जर्म वैक्सीन जो थी वो उसने बेसिकली यही कहा था कि अगर हम जर्म्स लेते हैं, ठीक है, किसी और एनिमल है उसमें से हमने निकाला जर्म वगैरह कोई भी निकाल के, हम उसको एयर से एक्सपोज करवाते हैं, तो उनको यानी वीक कर देना, उसके बाद उनको लेके एक एनिमल के अंदर से हमने जर्म्स लिए हैं, उनको वीक कर दिया है। उसके बाद वीक करने के बाद अगर हम उसको हेल्दी इंडिविजुअल में डालते हैं ना, क्योंकि वो वीक है, अब वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वो बॉडी को इम्यूनिटी जो है उसके अंदर इजाफा करेंगे, तो इसके अंदर जो है वो इम्यूनिटी जो है वो उसकी ज्यादा होगी। इस तरह से उसने वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था ना, वो उसने इस कॉन्सेप्ट की बेस पे उसने वैक्सीन जो थी ना वो बनाई थी, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है बेसिकली उसी को ही ड्रा करवाते हैं। कोई माइक्रोब है, कोई जर्म है, उसको हम लेते हैं, उसको हम वीक कर देते हैं, इतना वीक कर देते हैं कि वो अब डिजीज कॉज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको जो है वो बाद में हम इंजेक्ट करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, तो फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट जो आपने पहले से रीड किया हुआ है, ठीक है, तो वो चलता है, और उसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होती है, और इस तरह से जो है वो वैक्सीन जो है वो अपना काम करती है। तो इसने बेसिकली वैक्सीन को डिस्कवर किया था, चिकन कॉलरा की वैक्सीन थी, उसको इसने डिस्कवर किया था, ठीक है। लुइस पास्चर को हम कहते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का फादर जो है वो लुइस पास्चर को कहा जाता है।
इसके अलावा क्या है कि रॉबर्ट कोच आ जाता है लास्ट वाला हमारा। जो साइंटिस्ट था रॉबर्ट कोच के बारे में उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया हुआ। तो रॉबर्ट कोच जो था वो एक जर्मन फिजिशियन था, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। उसको हम कहते हैं कि ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी है। ठीक है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का जो फादर फाउंडर है वो कौन है? रॉबर्ट कोच उसको कहा जाता है। अच्छा, इसने बेसिकली क्या किया था कि जो और टीबी के जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है ना, इनके जो एजेंट्स थे ना वो उसने डिस्कवर किए थे। तो ये चूंकि उनका डिस्कवरर है तो इस वजह से इसको हम मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फाउंडर कहते हैं। अच्छा, ये कोच के पास्टुलेट्स थे कुछ, ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, और यूएचएस के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं आपसे। इसमें बेसिकली उसने 4 पास्टुलेट्स दिए थे। तो इसका जो पहला आप कह लें पोस्टुलेट है वो क्या था कि उसने कहा था कि अगर कोई डिजीज हो रही है ना, तो उस कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है पीछे जो कि कॉज कर रहा है उस डिजीज को। ठीक है, कोई भी डिजीज हो रही है तो उसकी जो रीजन है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है। ये नहीं कि डिजीज खुद ब खुद हो रही है अंदर। एक डिजीज हो रही है तो उसके पीछे किसी ऑर्गेनिज्म का हाथ है। एक स्पेसिफिक डिजीज एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। अच्छा, दूसरा उसने पास्टुलेट ये दिया कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसके अलावा उसको लैब के अंदर जो है ना किसी कल्चर के अंदर ग्रो भी करवाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने सेपरेट कर लिया, उसको हमने लैब के अंदर जाके ग्रो भी करवा सकते हैं। ये उसका दूसरा पोस्टुलेट था। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि वो जो कल्चर है ना, अब वो जो जिस कल्चर के अंदर हमने उसको ग्रो करवाया है, अगर हम वही कल्चर किसी और एनिमल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो उसके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। ये तो नेचुरल सी बात है, वो जर्म वाली एक चीज है, तो वो आप किसी अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं तो वो उसके अंदर डिजीज कॉज करेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो कल्चर है, अगर हम उसी कल्चर को जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया था वो हम किसी और एनिमल के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा? उसके अंदर डिजीज कॉज करेगा। तीसरा पोस्टुलेट हो गया। और चौथा क्या था कि उसने कहा था कि अगर हम वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रिकवर हो सकता है प्योर कल्चर में फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल, यानी ऑर्गेनिज्म को जो है वो रिकवर करना भी पॉसिबल है उस कल्चर के अंदर। जो उससे किससे जो है वो रिकवर करना पॉसिबल है? जो इन्फेक्टेड एनिमल है उससे जो है वो रिकवर करना भी पॉसिबल है। तो ये जो 4 पोस्टुलेट्स थे ना, ये उसने कोच ने दिए थे। तो ये इसके चारों पोस्टुलेट्स हैं वो आपने करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये भी यूएचएस का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने अच्छे से जो है वो इसके डिफरेंसेस जो है वो आपने याद कर लेने हैं। आपकी मर्जी है, आप 10 करें, आप 12 करें, जितने आपसे इजीली जो है वो याद होते हैं। इसके साथ आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल की डायग्राम और यूकैरियोट की डायग्राम जो है वो आपने मस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। हाँ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको पता ही है कि जो मेन डिफरेंस ये है कि एक विदाउट न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस के साथ है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली जो है अगर हम डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें सबसे पहले है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो है वो, ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो सर्कुलर डीएनए है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियोइड होता है और यूकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोट्स में सेवरल क्रोमोसोम्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एज सच कोई ऑर्गेनेलिज जो है वो नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे यूकैरियोट्स में आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा ऑर्गेनेलिज जो है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी लाइसोसोम है, यहाँ पे वैक्यूल, गोल्गी एपिटस और पेरोक्सिसोम्स, ये सारा कुछ जो है ना यूकैरियोट्स में है। लेकिन प्रोकैरियोट्स का सेल देखें सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें नो ऑर्गेनेलिज और इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखिए नीचे आपको नजर आ रही होगी, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। लेकिन क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर रिसेप्टर्स नहीं होते, प्रॉपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कैच करते हैं चीजों को, तो वो रिसेप्टर्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। यूकैरियोट्स में जो है वो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सिंपल होती है। प्लांट्स के केस में देखा जाए तो वो सेलुलोज की बनी होगी, और अगर फंजाई के केस में देखा जाए तो वो काइटिन की बनी होगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिलम होता है वो सिंपल होता है, और यूकैरियोट्स में मोस्टली सिलिया आपको नजर आएंगे।
तो अगर फ्लैजिलम जो है वो उसको सीलिया के मतलब सिनोनिमस जो है ना वो यूज कर लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फ्लैजिलम जो प्रोकैरियोट्स का होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने पहले ही रीड कर लिया और सेल वॉल का भी हमने रीड कर लिया। ठीक है। उसके बाद होता है कि प्रोकैरियोट्स में उनके पास पिल्लाई भी हो सकते हैं, फिम्ब्रियाई भी हो सकते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स के पास हो सकते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के पास सिर्फ जो है वो हो सकता है कि सीलिया आपको नजर आए किसी ना किसी सेल के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, बेसिकली एक डेंस जेल लाइक मेशवर्क होता है जिसने सेल को सराउंड किया होता है, और ये एक फिजिकल बैरियर के तौर पर जो है वो एक्ट करता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आया ना तो उसको ऐसे ही सेल के अंदर एंटर नहीं कर देना। ठीक है, पहले वो आइडेंटिफिकेशन करेगा कि कोई ये पैथोजन तो नहीं है, ये मेरे काम की चीज है या मेरे काम की चीज नहीं है। अगर तो पैथोजन है तो उसको उसने एंटर नहीं होने देना, लेकिन अगर पैथोजन नहीं है तो फिर वो जो है एंटर होने की इजाजत दे देता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर सिर्फ तब होती है जब उनके अंदर सेल, उनके ऊपर जो है वो सेल वॉल ना नहीं हो। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो स्मॉल राइबोसोम होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि 50s प्लस 30s, और जो यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर लार्ज राइबोसोम होता है 60s प्लस 40s। ठीक है। और कम्प्लेक्स सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और इसके अंदर सिंपल सेल वॉल होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपने पढ़ा होगा, इसके साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल का साइज होता है वो 0.5 टू 100 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल का साइज है वो 10 टू 150 माइक्रोमीटर होता है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिस तरह के बाइनरी फीन। बाइनरी फीन में आपको दिखा देती हूँ। बाइनरी फीन में बेसिकली क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है। ठीक है, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। पहले उनका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, दो हो गए, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। इस तरह से दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो बाइनरी फीन का प्रोसेस जो है वो किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो होता है।